हेलो गाइस, बीएड वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है ब्रिज कोर्स को लेकर के। जहां इतने साल से लगभग 5 सालों से ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा रहा था, ऐसे में ब्रिज कोर्स के रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल डेट आ चुकी है। 1 नवंबर से ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। तो हम जानेंगे कि आवेदन कैसे करना है, कितना फीस देना है, साथ ही कितना नंबर लाना है कि आप पास हो जाएं, और कितने अटेम्प्ट मिलेंगे। एकदम श्योर हो चुका है, ऑफिशियल जो आदेश है उसके थ्रू पता चला है कि कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, यानी कितनी बार आप पेपर दे सकते हैं, और साथ ही सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पैटर्न क्या है, और कैसे आप इस परीक्षा को आसानी से पास करेंगे। तो सभी चीज़ों को जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ब्रिज कोर्स कब से शुरू होगा। तो जी हाँ, आवेदन 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर को लास्ट डेट है। इसके लिए आपको कुछ फीस जमा करनी पड़ेगी और 5,000 रुपये इसकी फीस है ब्रिज कोर्स की, और परीक्षा के समय परीक्षा शुल्क भी जमा करना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स की जो तिथि होगी वो 1 दिसंबर से लेकर 30 मई तक ब्रिज कोर्स जारी रहेगा। ऐसे में ये 6 महीने आप आराम से पढ़ सकते हैं, और इसके लिए कोई भी छुट्टी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप आदेश देख सकते हैं, आनंद कुमार सिंह जी जो उत्तर प्रदेश सचिव हैं, उनका आदेश है कि अंशुमान सिंह का जो केस था उसमें जैसा कि कोर्ट ने कहा था कि जल्दी से जल्द 1 साल के भीतर इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए, उसी के अनुपालन में 18/8/2025 यानी 18 अगस्त 2025 के क्रम में जो बीएड के लिए, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके ब्रिज कोर्स के लिए ये डेडलाइन फिक्स की गई, और ये कहा गया कि 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे। और ब्रिज कोर्स का जो पहला चरण होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पहला चरण, क्योंकि इस पहले चरण में इंक्लूड है कि दूसरा चरण भी होगा, क्योंकि 1 साल का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। और ब्रिज कोर्स वैसे भी 1 साल का ही है। आप जब देखेंगे कि 6 माह का भले है, लेकिन 1 साल का मौका आपको दिया जाता है। ऐसे में ब्रिज कोर्स 1 दिसंबर से लेकर 30 मई 2026 तक चलेगा, और इसके बाद आपकी परीक्षाएं होंगी। अब इसमें क्या क्या करना होगा, कैसे परीक्षाएं होंगी और क्या क्या चीज़ें होंगी, वो भी जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को लगता है कि हमें इसके लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो देखिए, ब्रिज कोर्स के दौरान आपको कोई छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये ओडीएल मोड यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हाँ, एनआईओएस की साइट पर जाकर आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे परीक्षा के लिए। अब उसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। देखिए, 4 चीज़ों की परीक्षाएं देनी है, 521, 522, 523, 524। ये 75 अंक का है, और इसमें कुछ दत्त कार्य यानी असाइनमेंट भी पूरा करना है। 4 सैद्धांतिक और 4 प्रयोगात्मक, और एक विद्यालय आधारित गतिविधि है, एक कार्यशाला आधारित गतिविधि, और एक शिक्षण अभ्यास गतिविधि। ये 3 गतिविधियाँ हैं, कुल 7 चीज़ें हैं। अब आप पैटर्न देख सकते हैं, जिसमें ये कोर्स का कोड है, और 4 यानी कि 4 परीक्षाएं आपको देनी है, जिसमें से ये कुल जो इसका क्रेडिट अंक है वो है 10, और 6 अंक की यानी कि 2-2 क्रेडिट अंक की गतिविधियाँ हैं। विद्यालय आधारित गतिविधि 2 अंक की, कार्यशाला आधारित गतिविधि 2 अंक की, और शिक्षण अभ्यास। अब एक एक को चूंकि देखिए, जो आपको पढ़ के देना है, जो एग्जाम देने हैं 4 सब्जेक्ट के, जिस पे असाइनमेंट लिखना है, इस पर अगली वीडियो में हम बताएंगे कि असाइनमेंट भी कैसे लिखें, और साथ ही जब असाइनमेंट लिखने के लिए आएगा तो हम असाइनमेंट लिख कर भी दिखाएंगे कि आप इस टाइप का असाइनमेंट लिख दें, या एज इट इज़ उस असाइनमेंट को भी आप सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो असाइनमेंट में बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको बताए जाएंगे। और अभी हम बात करेंगे प्रयोगात्मक गतिविधियाँ, जो 525, 526, 527, इसमें क्या करना है, क्योंकि इसको लेके बहुत तनाव है। देखिए, प्रयोगात्मक गतिविधि में क्या क्या करना है। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में 4 समूह है, ए, बी, सी और डी। ए बी सी समूह में से एक एक गतिविधि आपको चुन लेनी है, यानी 3 गतिविधि, और जो समूह डी है उसमें से कुल 4 गतिविधि चुनना है। इसमें 3 उपखंड है, अब उस पर उतना डीप नहीं जाना चाहिए, पर समूह डी से आपको 4 गतिविधि चुननी है, और कार्यशाला के दौरान इस पर अंक मिलेंगे और इसको चेक किया जाएगा। अब देखते हैं कि गतिविधि क्या क्या है। देखिए, विद्यालय आधारित गतिविधियों में समूह ए में जैसे है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दिशा निर्देशक सिद्धांत। अब ये हो सकता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 हो जाए, क्योंकि 2005 वाली पहले थी, अब 2023 आ चुकी है। नामांकन, पहुंच, धारण, विद्यालय बीच में छोड़ने वाले बच्चों पर एक रिपोर्ट तैयार करें, या विद्यालय में लागू आचार संहिता को पढ़ें और अनुकूल विद्या बनाने की भूमिका का विश्लेषण करें। समूह बी में भी आप देख सकते हैं, अपने पड़ोस के बच्चे की केस प्रोफाइल तैयार करें, बच्चों से बातचीत करें, जो भी आप इसमें से एक चुन सकते हैं। समूह सी में भी कोई भी एक गतिविधि आपको चुनना है, जैसे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भोजन, फल, सब्जियों की पहचान करें और उनके पोषक मूल्यों को चिन्हित करें। ये सबसे आसान है, आप इसमें कुछ भी चुन सकते हैं, मतलब ये सबसे आसान है उसमें से। समूह डी में से चूंकि उप समूह 1 और 3 से 1-1 और उप समूह 2 से 2 गतिविधि चुननी है, तो कोई भी आप गतिविधि देख रहे हैं, जैसे कुछ भी आप इसमें से चुन सकते हैं, और ये बहुत आसान है। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में आप केवल रिपोर्ट तैयार करेंगे, और इसी रिपोर्ट को चेक किया जाएगा कार्यशाला के दौरान।
तो बहुत तनाव नहीं लेना है, ये बहुत आराम से पास हो जाते हैं लोग इसमें। और केवल 50% ही अंक चाहिए होते हैं, यानी 100 में से 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए, जो कि बेहद आसान है। कम से कम 80 से 90 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। अब बात करते हैं कार्यशाला आधारित गतिविधि की। इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना है, पाठ्य योजनाएं तैयार करनी है और प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, ये 3 चीज़ें आपको तैयार करना है। ये पहले ही तैयार कर लेना है, कार्यशाला शुरू होने से पहले। और कार्यशाला शुरू होने के दौरान भी आपको बहुत सारी चीज़ें कराई जाएंगी, जैसे कुछ प्रदर्शन होगा, सेमिनार का आयोजन होगा, तो उसमें आपको भाग भी लेना होगा, उसमें आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अब देख सकते हैं इसके अंतर्गत जो कि कार्यशाला के पूर्व ये जो अधिगम तैयारी है, पोर्टफोलियो का तैयार करना है, ब्लूप्रिंट तैयार करना है, निरूपित पाठों का अवलोकन करना है, प्रक्रिया का मूल्यांकन और भागीदारी, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सेमिनार की प्रस्तुति करनी है, सहयोगी पाठ अवलोकन करना है और हिंदी, गणित, पर्यावरण, विज्ञान, इनमें संकल्पना मानचित्र, जो कॉन्सेप्ट का मानचित्र है उस पर कार्य करना है। और कार्यशाला के दौरान जो ये संकल्पना मानचित्र है आप इस पर कार्य करेंगे। कला, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा पर आपको कार्य करना पड़ेगा। सेमिनार का प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा। ये बहुत जैसे प्रतिवेदन देना उसमें होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आसानी से वो आप वहाँ पे करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। उसको लेकर के कोई तनाव नहीं लेना है, ये बेहद आसान चीज़ है। और देखिए आप रिजल्ट देखेंगे ना, ब्रिज कोर्स में जितने लोगों ने इसके पहले, ब्रिज कोर्स को ही विशिष्ट BTC भी कहते हैं, SBTC, तो आप देखेंगे सब 90% से ऊपर है। तो तनाव एकदम मत लीजिए, आराम से आप पास होंगे, बहुत चिंता की बात नहीं है। अब बात करते हैं शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत। देखिए भाषा, गणित, पर्यावरण, विज्ञान वाले विज्ञान और सामाजिक विज्ञान वाले सामाजिक विज्ञान, इसमें 4 शिक्षण कार्य पूरे करने हैं। अब देखिए इसमें से क्या होगा कि 12 जो शिक्षण योजनाएं हैं, इसको चेक करेंगे परामर्शदाता, जो कि आपके विद्यालय का एक शिक्षक हो सकता है, और जो 4 अंतिम पाठ होंगे उसको चेक करेगा पर्यवेक्षक। वो एक दूर से होगा, वो असाइन किया जाएगा NIOS की तरफ से, वो अपने हिसाब से असाइन करेंगे, जिसको भी वो कर दे कि आप चेक करिएगा। पर देखिए पर्यवेक्षक भी एक विद्यालय पर, ऐसा नहीं कि हर विद्यालय का एक वरिष्ठ अध्यापक, अगर वहाँ कोई स्टूडेंट है तो वो पर्यवेक्षक होगा, ऐसा नहीं है। पर्यवेक्षक वही होगा, एक पर्यवेक्षक पे कम से कम 10 प्रशिक्षु होंगे, यानी 10 ऐसे लोग होंगे जो सीखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये 5 प्रशिक्षु पर 1 परामर्शदाता होगा और 10 परामर्शदाता पर 1 पर्यवेक्षक होंगे। तो बहुत चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसानी से अच्छे नंबर भी मिलते हैं। अब बात करते हैं कार्यशाला का आयोजन। देखिए ये कार्यशाला 10 दिन की होगी और ये 10 दिन आपको डाइट पर जाना पड़ेगा। इसका अलग पूरा एक टाइम टेबल आता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम डाइट पे चलता है, उसी तरीके का ये भी है। अब वहाँ आप देख सकते हैं कि पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन, ऐसे करके 10वें दिन का ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि किस दिन क्या क्या होने वाला है। अब बात करते हैं कितने नंबर पर आप पास होंगे। देखिए जो लिखित परीक्षाएं हैं वो 75 अंक की होंगी। इसमें सफल होने के लिए आपको 30 अंक चाहिए, और असाइनमेंट जो कि 25 अंक का है उसमें सफल होने के लिए 10 अंक चाहिए। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, प्रयोगात्मक में स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, जो कि 4 एक्टिविटी आपने चुनी है, उसमें आपको 50 अंक चाहिए। कार्यशाला आधारित गतिविधि, इसमें भी आपको 50 अंक चाहिए 100 में। और शिक्षण अभ्यास, जो आप देखिए परामर्शदाता था, पर्यवेक्षक था, इसमें आपको कुल 400 में से 200 नंबर चाहिए, और ये एकदम आसानी से आएंगे। देखिए मैं लिख के देता हूँ, लगभग 99% लोग A ग्रेड में पास होंगे। ये बहुत आसान परीक्षा है, इसमें चिंता लेने की या तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं कितने मौके मिलेंगे। देखिए 2 मौके तो मिलना फिक्स है, क्योंकि ब्रिज कोर्स की अवधि 6 महीने की है, जबकि समय 1 वर्ष का है। इसीलिए देखिए आप जब आदेश पढ़ेंगे तो उस आदेश में सीधे सीधे लिखा है कि प्रथम चरण, जो कि पहला, आखिर ये क्यों लिखा गया कि प्रथम चरण? अगर ये आखिरी मौका होता तो ये लिखते कि भाई ये 6 महीने का टाइम है, आप कर लो, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो प्रथम चरण का मतलब है कि दूसरा चरण का, यानी दूसरा मौका भी आपको बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। और मैं लिख के देता हूँ, किसी को दूसरे मौके की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले ही मौके में जितने लोग इनरोल होंगे सब पास होंगे, जिनका बच जाएगा, जैसे कोई छुट्टी पे होगा या ऐसी सारी चीज़ें, वो सेकेंड में पास हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।